हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नोडल पॉइंट्स, नोडल प्लेन्स का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूरा खत्म हो गया। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं रिलेटेड टू दैट, ठीक है, उनको हम डिस्कशन करके फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसी में एक पॉइंट आता है हमारा क्या, नोडल पॉइंट। देखो नोडल पॉइंट क्या होता है, नोडल पॉइंट जो डिफाइन करते हैं, द पॉइंट एट विच, लिख लीजिए सब लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबको। द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, किसी भी 3D स्पेस में, इन 3D स्पेस आगे लिख लीजिए, शायद इन 3D स्पेस। ठीक है, द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इन 3D स्पेस, मतलब 3D स्पेस में मैं बात कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी अगर वो 0 है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नोडल पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है इन 3D स्पेस। मतलब ये हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि हमारा ऑर्बिटल का अपोजिट हम बोल सकते हैं। जैसे हमने ऑर्बिटल का डेफिनेशन पढ़ा था, ऑर्बिटल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ऑर्बिटल हम क्या डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल वो 3D स्पेस में वो स्पेस होता है या वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सो ऑर्बिटल इज द रीजन इन 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो ऑर्बिटल है। जबकि नोडल पॉइंट क्या है, 3D स्पेस में वो पॉइंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, 0 है, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, नोडल पॉइंट होगा। ठीक है सब लोग, तो ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन। इसके आगे देखिए दिया हुआ है स्फेरिकल नोड। अब इस नोडल पॉइंट में कुछ दो टाइप्स के नोड्स हम पढ़ते हैं। पहला हमारा है स्फेरिकल नोड्स एंड दूसरा हमारा ये है नोडल प्लेन दे रखा है। ठीक है, तो स्फेरिकल नोड्स में देखिए क्या दिया है, स्फेरिकल नोड्स, द स्फेरिकल सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड ए स्फेरिकल नोड, और रेडियल नोड, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। रेडियल नोड भी आपसे पूछा जा सकता है, स्फेरिकल नोड भी पूछा जा सकता है। ये क्या बात कर रहा है, स्फेरिकल मतलब 3D स्पेस में, पूरे स्फीयर में। अभी तक मैं नोडल पॉइंट क्या बोला, किसी एक पॉइंट पे। स्फेरिकल का जो नोड होगा वो क्या होगा, पूरे स्फीयर में अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा स्फेरिकल नोड बन जाएगा। स्फेरिकल नोड का जो फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-l-1। ये पूरा नोट कर लीजिए सब लोग। विद एग्जांपल दिया, फॉर 1s n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड हो जाएंगे 0। ये फॉर्मूला लगाना है n-l-1। ठीक है, फॉर 2s, फॉर 2p, तो ये एग्जांपल नोट कर लेंगे सब लोग, ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे। अब ये मैं अभी के लिए नोट कर लो, मैं समझा रहा हूँ इसी क्लास में, आज की क्लास में समझाऊंगा तुमको विद एग्जांपल डायग्राम बना के। अभी के लिए तुम लोग नोट कर लो, स्फेरिकल नोड जो है 1s में कितने बनेंगे, ये नंबर बता रहा है, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसी तरीके से बात की जा रही है नोडल प्लेन की। ये नोडल प्लेन है, नाम ही है नोडल प्लेन, तो इसका मतलब द प्लेन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड ए नोडल प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का, ये जो यहाँ हमने पढ़ा n-l-1 एंड दिस इज l। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। ये मतलब हमारे पास जो नया फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू स्फेरिकल नोड्स, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्या, रेडियल नोड्स। तो स्फेरिकल नोड प्लस नोडल प्लेन। जैसे देखो स्फेरिकल प्लेन को, स्फेरिकल नोड्स को हमने क्या एक नाम दिया है, स्फेरिकल नोड्स को हमने नाम दिया रेडियल नोड। वैसे ही जो नोडल प्लेन है वो हमारे जनरली एंगुलर नोड से भी जाने जाते हैं। तो ये जो नोडल प्लेन लिखा हुआ है ना, उसी का नाम आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो ये हेडिंग लिखी हुई है नोडल प्लेन। हम जनरली, हालांकि हर केसेस में ये एंगुलर जो नोड है वो नहीं बनेगा, नोडल प्लेन को ही एंगुलर नोड भी बोलते हैं।
बट ये आप नोट कर लीजिए। तो दोनों का नाम ये है, दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, और नोडल प्लेन का फॉर्मूला है केवल l के इक्वल। तो दोनों का जब एडिशन करेंगे तो n माइनस एल माइनस वन प्लस l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स बन जाएंगे n माइनस वन। सो ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है सी में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस वन, ये दिख रहा है सबको? लास्ट लाइन टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस वन। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स बन जाएंगे n माइनस। नोड वर्ड लिखा हुआ है, नोड्स का मतलब है हम उस पॉइंट की, नोडल प्लेन का लिखा है मतलब उस प्लेन की, या स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड लिखा हुआ है तो मतलब उस स्फेरिक किसी स्फेयर में हम बात कर रहे हैं। नोड वो पॉइंट होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, समझ गया सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप देखेंगे क्वांटम नंबर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये फॉर्मूले पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने जाते हैं कि कितने स्फेरिकल नोड्स बनेंगे, कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट हैं पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है? और फार्मूले के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। चलिए, तो ये फार्मूले के एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल से मैं एक दो पहला एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, दूसरा भी आप देख सकते हैं। फॉर 2s के लिए लिखा है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2, और s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0, n माइनस एल माइनस वन लगा दिया तो वैल्यू आ गई 1। उसी तरह 2p के लिए n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स आ गए 2 माइनस वन 0। और नोडल प्लेन की अगर हम बात करें तो नोडल प्लेन के केस में तो ये इक्वल टू l ही होता है। तो s के लिए l की वैल्यू 0 मतलब 0 नोडल प्लेन। देखो एग्जांपल लिखा भी आगे, फॉर एग्जांपल, ये पूरा नोट करना है सबको, स्फेरिकल नोड से लेके पूरा टॉप से लेके बॉटम तक। सो नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू l। फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल के लिए कोई नोडल प्लेन नहीं है, p ऑर्बिटल के लिए 1 नोडल प्लेन है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी तो 2 नोडल प्लेन होंगे, एंड f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होगी तो 3 नोडल प्लेन्स हैं। तो ये नोडल प्लेन डिफरेंट दिखाए गए हैं। उसी तरह स्फेरिकल नोड कैसे कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला बताया गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर मैं आपको ये सब समझाता हूँ कि कैसे बन रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोड का मतलब तो सबको समझ में आ गया कि वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। कैसे बनते हैं वो इंपॉर्टेंट समझना, तो वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए ये शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, और इसमें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इनके बारे में डिस्कशन करते हुए फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे इनमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हमारा फॉर्म होता है क्या? नोड्स। सो देखो शेप हेडिंग डालिए अब सब लोग। जो नोडल पॉइंट नोड्स मैंने बता दिया, नोड्स क्या होता है, स्फेरिकल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन क्या होता है, वो तीनों जो अभी मैंने पैराग्राफ दिया था वो नोट कर लीजिए सब लोग। अब उन चीज़ों का हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। An orbital is the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। ये सब हमको पता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें s ऑर्बिटल, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। हेडिंग डालेंगे सब लोग नोटबुक में, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें पहली हेडिंग होगी s ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब SPDF का हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से SPDF बने होते हैं, क्या शेप होती है, किस तरीके से उसमें नोड्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे नोड बनता है। ठीक है, तो दीज ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो, और मेरा जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप अगर स्फेरिकल है, स्फीयर बना हुआ है, तो वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, यानी चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, हर डायरेक्शन में मुझे इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा। तो एक स्फीयर बना है तो ऑब्वियसली रेडियस होगी, रेडियस हर जगह सेम ही रहती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। s ऑर्बिटल के लिए देखो, अगर मैं बनाऊँ, ये s ऑर्बिटल का शेप है, ये s ऑर्बिटल का शेप है, तो s ऑर्बिटल अगर मैं बोल रहा हूँ ये n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट शेल है, तो उस रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए, ये स्फेरिकल दिखाया मैंने पहला ऑर्बिटल, मतलब मैं बोल रहा हूँ 1s को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट शेल का s सब शेल है ये, जो कि स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब समझ रहे हैं ना, 3D में एक स्फीयर, जैसे हम बॉल की बात करते हैं, बट मैं यहाँ 2D में ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्लेन पे दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूक्लियस है ये, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होती है फॉर s सब शेल, और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था
जब मैं आपको ऑर्बिटल्स पढ़ा रहा था। वो डायग्राम अगर सबने बनाया हो तो जाके अपनी नोटबुक में देखना, हमने इस पास में न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखाई थी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखाई थी, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी थी। वो एस ऑर्बिटल के लिए था। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं शेप एंड साइज़ की। ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, और पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो लाइन लिखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, is finding the electron is maximum near the nucleus and keep on decreasing as the distance from the nucleus increases। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एस सबशेल के लिए इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस एस सबशेल के लिए न्यूक्लियस के पास में होता है। ये इस पर सीधा आपको अभी एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। अभी आप सॉल्व करोगे तो आप देखो, अभी बुकलेट आप सॉल्व कर रहे हो उसमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ेंगे वो इसी पे सीधा सीधा इन लाइन्स पे पूछे जाते हैं। There is a vacant space between two successive s orbitals known as radial node. Radial node या spherical node. But there is no radial node for one s orbital since it is starting from the nucleus. The size of orbital depend upon the principal quantum number. ये सबको पता है। 2s orbital is larger than but both of them are non-directional and spherically symmetrical. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होंगे? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मिलेगा। जैसे एक स्फीयर है तो स्फीयर में, अब ये स्फीयर में इलेक्ट्रॉन मुझे इस डायरेक्शन में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन मुझे इस डायरेक्शन में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन मुझे इस डायरेक्शन में मिल सकता है, चाहे मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाऊँ, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाऊँ, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग मैं जाऊँगा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो होंगे, मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, एक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हर डायरेक्शन में सेम है। इसलिए हम बोलते हैं कि कैसा है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल इन शेप। और शेप में कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने लिखी है, ये सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एस ऑर्बिटल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नोट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करिए। देखो बच्चों, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आप आपको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अभी हम केवल एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जो हमने पहली हेडिंग डाली थी। तो हमने ये सीखा एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फीयर का फॉर्म में, और उसमें नोड्स बनते हैं। लेकिन जो स्फेरिकल नोड्स बनते हैं वो स्फीयर के फॉर्म में बनते हैं। अब देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो ये डायग्राम देखो जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। जैसे ये रेड वाला पार्ट, दिस रेड वन इज़ 1s, देखो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 1s, तो ये हमारा क्या है 1s, यहाँ पे 1s दिखाया गया है। फिर ये 2s दिखाया गया। 2s के लिए देखो रेड वाला बीच में 1s है, उसके बाद एक वाइट कलर की वाइट कलर हमें दिख रहा है जो कि डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद डॉट 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 दिख रहे हैं जो कि ब्लू कलर के डॉट्स हैं। सो ये 2s के लिए है। तो 2s और 1s के बीच में एक स्पेस है, हमको व्हाइट कलर का दिख रहा है। ये वही प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो रेड वाला 1s के इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है 2s के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो 2s के अंदर ये 1s प्रेजेंट है, ये स्मॉल स्फीयर है, और जो बड़ा वाला ब्लू दिख रहा है ये 2s के लिए मतलब बड़ा स्फीयर है। वैसे मैं बात करूँ 3s की, तो 3s के केस में देखो पहले रेड वाला छोटा वाला अंदर है, फिर उसके बाहर ब्लू वाला है, फिर उसके बाहर और भी बड़ा ब्लू वाला है, सॉरी रेड वाला है। सो ये अब अगर मैं 3s के अंदर बात करूँ तो 2 नोडल प्लेन, क्योंकि ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है ना एक डिस्क सा बनता हुआ, ये जो वाइट का पार्ट है बीच में डिस्क बनता हुआ, दिस इज नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ पे मैं डॉट 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 नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे देखो 4s के केस में दिखाया गया है। तो 1s के केस में केवल क्या है, ये छोटा सा रेड वाला पार्ट, फिर ब्लू वाला पार्ट, फिर रेड वाला पार्ट, फिर ब्लू वाला पार्ट। इस बार बीच में कितने नोड बन रहे हैं? 3 नोड बन रहे हैं। तो देखो ये कोई भी आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे मैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो ये दिखाया गया 1s, इसको बीच में से स्फीयर को काट दिया। स्फीयर मतलब आप समझो एक बॉल है आपके पास, आपने बॉल को क्या किया है, काट दिया है। देखो जहाँ पे मैं ये माउस आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें यहाँ पे ये पॉइंट, बॉल को मैंने कट किया बीच से, ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में व्हाइट कलर का जो वो न्यूक्लियस है, और उसके सराउंड में कंटिन्यूसली रेड कलर का पार्ट है 1s वाला। फिर देखो यहाँ पे दिखाया बीच में व्हाइट कलर, एग्जैक्ट व्हाइट कलर का न्यूक्लियस, उसके सराउंड में रेड कलर का पार्ट है वो 1s। फिर हल्का सा व्हाइट कलर आया, वो नोडल पॉइंट है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर देखो 2s दिखाया गया ऊपर, तो देखो ये डायरेक्शन में दिखा रहा है, बीच में व्हाइट कलर को इसने दिखाया है नोड,
ये नोड, और ये नोड नीचे में हम 2D में दिखा रहे हैं। जब ये पूरी बॉल होगी तो जो नोड बन रहा है ये कैसा होगा, पूरा स्फीयर के शेप में होगा, तो इसको बोलेंगे हम स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, जो पूरे 3D में बन रहा हो। ठीक है, तो वही हमारा स्फेरिकल या रेडियल नोड होता है। उसी तरह देखो 3s में दिखाया गया है। 3s में बीच में एकदम सेंटर वाला न्यूक्लियस है, उसके अलावा आपको व्हाइट कलर की 2 डिस्क दिख रही होंगी, एक 1s 2s के बीच में और एक 2s 3s के बीच में। तो ये दोनों नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो यही लिखा हुआ है नोड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेडियल नोड्स को। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये आप देख सकते हैं, इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि ये हम किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इधर किसी को भी डाउट है, ये देखो यहाँ दिखाया हमने 1s 2s, तो ये 1s 2s के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये 1s लिखा है स्क्रीन पे, देखो सब लोग, ये 1s लिखा है छोटे वाले रेड पार्ट के लिए, देन 2s लिखा है रेड एंड ब्लू, देन 3s लिखा है अगेन रेड ब्लू रेड। तो ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं 1s 2s 3s। ठीक है, मतलब आपको पूरा ऐसे डॉट डॉट नहीं बनाना है, बट आप यहाँ पे ये समझने के लिए जो मैं बीच में व्हाइट वाली डिस्क दिखा रहा हूँ, ये हमारा रेडियल नोड है। ये हमारा क्या है, रेडियल नोड है। तो अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अब दिखाऊं तो अब ये सबको समझ आ गया है। तो देखो ये रेडियल नोड्स है, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो लाइन लिखी है, देयर इज नो रेडियल नोड फॉर 1s ऑर्बिटल सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर अब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो मैं इसको इस तरीके से अब समझा रहा हूँ, आपको डायग्राम दिखा दिया मैंने। तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। ये येलो का अंदर का जितना पार्ट होगा ये सब डॉट डॉट से मैंने दिखा दिया, ये पूरा मेरा 1s है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस के पास में। अब उसके बाद मुझे दिखाना है 2s, तो मैं ये 2s दिखा दे रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं डॉट्स में इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने तो डायग्राम, वैसे भी मेरे से डायग्राम अच्छे बनते नहीं हैं, बट आई होप कि तुम लोग अच्छा बना लोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर जगह यूज़ होने वाला है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने दिखा दिया मान लो 3s के लिए, समझ गए। तो एग्जैक्टली सर्कल बना के आप दिखा सकते हैं ये। तो अब अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, दिस ब्लैक पार्ट दिस इज नोड, और ये कौन सा नोड है, स्फेरिकल नोड। ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में एक्चुअल में ये एक स्फेयर बन रहा होगा, जो मेरा ब्लैक वाला बीच में डिस्क दिख रही है। वैसे यहाँ पे एक ब्लैक में डिस्क है, दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल नोड। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊँ, ये मैंने किसके लिए बनाया, ये मैंने 3s के लिए बनाया, 3s, ये मैंने बनाया 3s के लिए। इसी तरह अगर मैं 2s के लिए केवल और केवल 2s के लिए बनाऊँ, तो केवल और केवल 2s के लिए क्या बनेगा, पहले मैं एक छोटा सा ये दिखा दिया, दिस इज़ फॉर 1s, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँगा 2s के लिए, जो मैंने 2s में बनाया था। सो ये मेरा बन गया 2s। दिस इज़ 2s। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्फेरिकल, तो ये पहला, ये 3s जो लिखा हुआ है, ये 3s इसके लिए लिखा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2s, ये 2s है, यहाँ पे एक स्फेरिकल नोड है। और इसी तरह अगर मैं 1s बनाऊँगा तो मैं केवल और केवल येलो कलर वाले को दिखाऊंगा, तो उसमें कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं आएगा। तो यही लाइन इससे पहले लिखी हुई थी। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, चलो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, स्फेरिकल नोड, मतलब 3D में पूरा स्फेयर बनेगा। 3D में जब हम बना रहे हैं मतलब, तो उस केस में स्फेरिकल नोड का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ n माइनस l माइनस 1। तो अगर 3s के लिए मुझे निकालना है, 3s के लिए, तो n की वैल्यू रखी जाएगी 3, क्योंकि आगे नंबर लिखा है 3, ये नोटेशन मैंने आपको बताया था। फिर l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, s सब शेल है, तो l की वैल्यू 0 माइनस 1 तो आएगा 2, यानी स्फेरिकल नोड कितने बनेंगे, 2, जो 2 नहीं हमने यहाँ पे दिखाए हैं। देखो एक नोड हमने ये ऊपर दिखाया है, एक नोड हमने ये नीचे दिखाया है।
उसी तरीके से 2s के लिए अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी स्फेरिकल नोड का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, स्फेरिकल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। एन माइनस एल माइनस वन का मतलब n की जगह 2, l की वैल्यू 0, s माइनस वन, तो ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1, और यही एक स्फेरिकल नोड हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, समझ गया सारे। तो ये होता है स्फेरिकल नोड्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल और केवल 1s के लिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होती जा रही है, वो कम होती जाएगी। जो लाइन इससे पहले लिखी थी, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। For since starting the vacant between two are known as nodal plane decreases as the distance increases। हाँ, the probability of finding, ये the probability of finding the electron is maximum near the nucleus and keeps on decreasing as the distance from the nucleus increases, as the distance from the nucleus increases। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। बट ये किसके लिए, 1s के लिए करेक्ट है, बट वो 1s 2s के लिए जो भी है वो ग्राफ से भी मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको नोट समझा रहा हूँ और साथ में शेप भी बता रहा हूँ, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वो दोनों ही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ आ रहा है सबको? तो देखो अब इसी के आगे अगर हम बात करें, स्फेरिकल नोट्स जो अभी हमने पढ़ा, ये देखो एन ऑर्बिटल, ये तो क्लियर हो गया सबको। एस ऑर्बिटल, तो पूछा जाए एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, इट इज़ कैसा होगा, स्फेरिकल। ये सारे एक एक पॉइंट है, स्फेरिकल शेप में होता है, सिमेट्रिकल होता है नेचर में, उसके बाद नॉन डायरेक्शनल होता है एस। ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, उसमें केवल और केवल यूज़ होता है एसपीडीएफ का। जो हमने एसपीडीएफ सबशेल्स पढ़ी हैं और इनका जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ रहे हैं शेप, कि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही हम केमिकल बॉन्डिंग में पूरा का पूरा, हम केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। थोड़ा बहुत तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। केमिकल बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड का बनना, जैसे हम बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बना तो कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल्स का, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होगा और ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एसपीडीएफ में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ की सबशेल्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यही कंसेप्ट पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग में लगने वाला है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। पूरा चैप्टर, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट आप मिस कर दे रहे हैं, तो आपको बॉन्डिंग जैसा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो शेप याद रखिए, शेप एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल होगी, एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा और नॉन डायरेक्शनल है नेचर में। साथ में किस तरीके से स्फेरिकल नोड्स का फॉर्मेशन होगा वो मैंने बता दिया। पहला पॉइंट स्फेरिकल नोड बता दिया। चलो मुझे बताओ दूसरा पॉइंट नोडल प्लेन के लिए। नोडल प्लेन, अब इसी जो एग्जांपल में मैंने बात की है इसी में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, चलेगा सबको? पहले तो मैंने स्फेरिकल नोड बता दिया। अब नोडल प्लेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना होता है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल के इक्वल होता है। और एल क्या है, एस सबशेल की बात हो रही है। 3s की बात हो, चाहे 2s की बात हो, चाहे 1s की बात हो, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी नोडल प्लेन 0। तो नोडल प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो देखो अब ये इधर मैं बनाता हूँ, मैं इस डायग्राम को ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता। सो अगर मेरा ये कोई मैंने बनाया है एस सबशेल को स्फेयर दिखाया, तो मैं इस पर कोई भी प्लेन डालूँ, क्योंकि एक स्फेयर है, मतलब ऐसा समझो एक बॉल है। अब इस बॉल में मैं कोई भी एक प्लेन डालूँ और किसी भी एक प्लेन से कट करूँ, तो ये बॉल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में, इसीलिए हमने ऊपर लिखा है कि ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ना हो। तो एस सबशेल के लिए ऐसा कोई भी प्लेन नहीं हो। प्लेन का मतलब समझ रहे हैं सब, हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई। जैसे आप समझ लो कि हमारा जो पेपर होता है, जो हमारी नोटबुक जिसमें हम लिखते हैं, उसका एक पेपर ले लो और ये बॉल लिया। अब इस बॉल को अगर मैं कट करूँ उस पेपर के थ्रू, तो मैं ऐसा कट करना चाहता हूँ कि बॉल का कोई पार्ट कट ना हो। तो अगर मैं पेपर से कट करूँगा तो ऑब्वियसली कट होगा, हर बार कुछ ना कुछ पार्ट तो कट हो गई। तो मतलब हर बार, और वो बॉल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो उस पेपर पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन आने की प्रोबेबिलिटी है,
क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वो स्फेरिकल है शेप में, इसलिए इसमें नोडल प्लेन क्या आएंगे 0। सेकेंड वाले केस में भी अगर बात की जाए, यहाँ पे मैं दिखा दूँ किसी भी एस सबशेल, क्योंकि ये केवल एस से मतलब है, एन से मतलब नहीं है, तो नोडल प्लेन हमें केवल एल से मतलब है, एल का मतलब सबशेल, और सबशेल क्या है एस, तो चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, हर केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 नोडल प्लेन, जो मैंने अभी आपको बताया इसमें। ये देखो ये जो मैंने लिखा है, इसलिए मैंने बोला अभी क्या प्लेन नोडल प्लेन और स्फेरिकल नोट कर लो, फिर मैं आपको सब समझा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल मैं इनका शेप भी बता दूंगा, साथ में नोट भी आपको दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। तो शेप आपको समझ में आया एस ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, और साथ में उसमें स्फेरिकल नोड कहाँ कहाँ बनेगा वो हमने देख लिया, और नोडल प्लेन कितने होंगे 0 होंगे, तो कभी भी कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ना हो। समझ गए सारे, ठीक है। चलो ये हमारा एस ऑर्बिटल हो गया। क्वेश्चन इस पे आएंगे, मैं बार बार आज के लेक्चर में 4-5 बार रिपीट कर चुका, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। ये जो एस ऑर्बिटल का एक एक पॉइंट है, ये पूरा पैराग्राफ नोट करना है, केवल एस ऑर्बिटल के लिए हेडिंग डालनी थी, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके बाद एस ऑर्बिटल के लिए आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। समझ गए सारे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। तो देखो अब हमारे पास है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल मैंने एक बार थोड़ा सा बताया था कि पी ऑर्बिटल शेप में कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। अब मैं साथ में शेप भी बता रहा हूँ और साथ में मैं आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो पी ऑर्बिटल का मतलब L इज इक्वल टू 1। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पी इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम 2 लोब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। डायग्राम बनाना है सबको, ठीक है, इसमें डायग्राम बना लिया ना सबने, ये सब नोट करना है जो मैंने ये यहाँ पे बनाया, केवल इस वाले पार्ट को आप छोड़ के, ये जो मैंने इधर साइड में ये तो ऐसे समझाने के लिए बना दिया था। तो देखो आगे अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है पी ऑर्बिटल, दिस गिव्स राइज टू ए डम्बल शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। फॉर पी ऑर्बिटल L की वैल्यू 1, M की वैल्यू, दिस पी ऑर्बिटल हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। They are designated as px, py, pz, x, y, z. As they are not spherical symmetrical, they have directional nature. उनमें directional character होता है। Are separated by a nodal plane where the probability of finding the electron is 0. तो ये पूरा नोट करना है सबको, पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए, चाहे जहाँ जहाँ तक है, मतलब जो जो एक लाइन है वो सारी पॉइंट वाइज, मतलब वो एक एक पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे के सारे एक एक पॉइंट वाले हैं। अब देखो मैं आपको पी सबशेल के यहाँ पे दिखाता हूँ बना के। ये देखो मैंने 2 एक्सिस ले ली x एंड y। अब डायग्राम मेरा थोड़ा सा हो सकता है एग्जैक्टली सही ना बने, तो वो सब लोग चेक कर लेंगे। 2 लोब्स होते हैं डंबल जैसे। अब ये x एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये डंबल रखा है, दिस इज y एक्सिस, और मैं यहाँ से कट करते हुए अगर दिखा दूँ कि दिस इज सेंटर से जाना चाहिए, दिस इज z एक्सिस, सेंटर से जाएगा, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, उसको समझ लो, सेंटर एज्यूम कर लो यार। सो दिस इज x एक्सिस के अलॉन्ग एक डंबल रखा है, तो इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं px ऑर्बिटल। उसी तरीके से अगर y एक्सिस के अलॉन्ग मेरा एक डंबल रखा है, सॉरी y एक्सिस के अलॉन्ग, हालांकि मैं इसी एक्सिस को y दिखा दूंगा तो ये बन जाएगा, बट आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज एक्सिस तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जिसको y माना है मैं उसी को अभी फिर से y मान रहा हूँ, और उसी एक्सिस के अलॉन्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब ये बोला जाएगा मेरा पी वाई ऑर्बिटल, ये मेरा बोला गया पी एक्स ऑर्बिटल, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ अपना थर्ड वन क्या है हमारा पी जेड ऑर्बिटल। तो पी एक्स में m की 3 वैल्यूज़ होती हैं, और इसलिए 3 ऑर्बिटल, सॉरी पी एक्स बोल रहा हूँ, p में p के लिए l की वैल्यू 1 मतलब p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनेंगे। फिर से मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग ही दिखा दिया, मैं इसको z एक्सिस मान सकता हूँ, जाने दो छोड़ो, बना ही देता हूँ। ये तीनों सारा डायग्राम सब लोग पहले वो नोट करिए, सब लोग साथ साथ में डायग्राम बनाइए। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज माई पी जेड, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको मैं बोलूँगा पी जेड।
पी जेड, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये तीनों डायग्राम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी एक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा पी वाई को, एंड थर्ड वन दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग पी जेड, ये पी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं पी में, इनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी लिख देता हूँ, इसको भी सबको पहले पूरा पैराग्राफ नोट ही कर लेना है। एल की वैल्यू 1, मतलब हम बात कर रहे हैं पी सब शेल की, और पी सब शेल में एस में तो एक ही होता है पी सब शेल, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू होगी -1, 0, +1। तो अगर मैं यहाँ पे इनको तीन को दिखा रहा हूँ -1, 0, +1, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि m की वैल्यू जो 0 है, m की वैल्यू 0 p सबशेल के लिए, वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है? तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? py को। फिर पूछा जाए m-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है? px को। लेकिन याद रखिए एक बात और मैंने आपको बताई थी कि m की वैल्यू -l से +l या फिर +l से -l भी हो सकती है। ये चीज़ मैंने आपको क्लास में बताई हुई है पहले। -l से +l या +l से -l दोनों हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेशन है। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको px py, लेकिन जनरली हम -l से +l लेके चलते हैं। जैसे हम जनरली +½ को अपवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं स्पिन के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए, उसी तरीके से हम ये दिखा रहे हैं। तो देखो अगर फिर से पूछा जाए तो भी 0 तो py ही रहेगा। तो देखो 0 के लिए हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू हमारी फिक्स होगी कि m0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? py को। लेकिन m-1 px भी हो सकता है, m-1 pz भी हो सकता है, इस तरह के से हम बोल सकते हैं ना। बट जनरली हम इसको ही कंसीडर करके चलते हैं -1 to +1 px py pz के टर्म्स में। तो उसी तरीके से हम तीनों सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि m-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है px, तो आप px टिक करिए। ठीक है, समझ गए सब? तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ओरिएंटेड है पी एक्स, पी वाई जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, एंड पी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई। अब ये जो है ये दो लोब होते हैं, ये जो दो दिख रहा है डंबल, तो ये जो एक इधर दिख रहा है इसको बोलते हैं लोब। तो यहाँ पे दिखाया गया दो लोब। अब मैं फिर से पढ़ता हूँ, सब लोग देखिए ध्यान से मेरे साथ। The probability of finding the p electron in maximum 2 lobes on the opposite side of the nucleus। तो ये सेंटर में मेरा न्यूक्लियस है, मैं दूसरे कलर से अगर दिखाऊं तो ये मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके दोनों तरफ से जो दो लोब बन रहे हैं उन दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो दो लोब्स हैं इनको हम बोलते हैं पी सबशेल या पी ऑर्बिटल्स। डंबल शेप में होते हैं ये। L की वैल्यू 1 के लिए M की 3 वैल्यू होंगी, ये जो मैं यहाँ पे आगे पढ़ रहा हूँ। फॉर p ऑर्बिटल्स L is equal to 1, hence M is -1, 0, +1। Thus p orbital have 3 different orientations. They are designated as px, py, pz depending on whether the density of electron is maximum along the x, y and z axis। तो x axis के along density ज़्यादा है तो px ऑर्बिटल, y axis के along ज़्यादा है तो py ऑर्बिटल, z axis के along ज़्यादा है तो pz ऑर्बिटल। As they are not spherically symmetrical, क्योंकि ये स्फीयर नहीं बना रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है, they have directional character। Obviously x एक्सिस के अलॉन्ग डंबल रखा है तो इसमें x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं होगी। The two lobes of p orbital are separated by a nodal plane। अब ये नोडल पॉइंट पे आते हैं। पहले सबको ये क्लियर हो गया? तो मैं हेडिंग क्या डलवाया था? साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले मैंने पी एक्स पी वाई पी जेड के शेप बता दिए कि कैसे होंगे, डंबल होगा और किस एक्सिस में ओरिएंटेड होंगे। क्लियर है? अब हम इसी में बात करते हैं हमारे नोडल प्लेन एंड स्फेरिकल नोड्स की। ठीक है, इसके आगे आप क्या करो, हेडिंग ही डालो नोडल प्लेन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल में तो नोडल प्लेन होते नहीं है, नोडल प्लेन इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स में हम नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं कि पी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन कैसे बनते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको एक के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने ये बनाया है क्या, दिस इज़ माई पी एक्स, जहाँ पे मैंने दो लोब दिखा रहा था आपको, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, दीज आर टू लोब्स, दिस इज़ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज़ जेड एक्स एक्सिस के। ठीक है, और ये हमने दिखा दिया जेड, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है,
अब ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है। इस पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन में तुमको समझाता हूँ। देखो नोडल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ना हो। अब अगर मेरा ये डंबल ऐसे रखा हुआ है तो इसको मैं अगर एक प्लेन डालूँ ऐसे इसके अलॉन्ग, समझ रहे हो प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना, एक पेपर उठा के इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब उसमें बनेगा वाई जेड प्लेन, तो उसके अलॉन्ग अगर मैं रखूँगा तो मुझे उस पर कोई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जैसे देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं तुमको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो देखो जैसे देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये डायग्राम में देखो ये पी जेड की बात कर रहे हैं, 2p जेड, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक डंबल ऐसे रखा है, तो बीच में देखो ये जो ग्रीन वाला हल्का ग्रीन दिख रहा है, इसको समझो तुम्हारा एक पेपर है, जो तुम्हारी नोटबुक का एक पेपर है, वैसा एक प्लेन है। तो ये प्लेन किस में बन रहा है, एक्स वाई में, देखो दिखाया गया है एक्स वाई जेड। अब इसी को तुम एक्सिस तो हम चेंज कर सकते हैं, हम एक्स को वाई मान ले, वाई को जेड मान ले, जेड तो मान लो मेरा डंबल ये पी एक्स है, 2p जेड जो दिखाया गया ये पी एक्स है। तो ये दोनों प्ले ये जो दिखाए गए हैं एक्स और वाई पहले दिखाए गए हैं इसमें, ये क्या बन जाएंगे, ये वाई जेड बन जाएंगे। तो जब डंबल मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा होगा, जिसको मैं बोलूँगा 2px, मैं इसको मान रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, इसमें डायग्राम में दिखाया गया जेड, मैं इसको x मान हूँ, तो ये बन जाएगा 2px या फिर px ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन बनेगा वो ये वाला प्लेन होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, वाई जेड नोडल प्लेन होगा। उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो इस लोब में मिलेगा, ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, या इसमें मिलेगा, ये जो दिखा रहा है। सो ये हमारे ऐसे लोब्स में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग रखा है पी ऑर्बिटल, उस एक्सिस को छोड़ के बाकी दो एक्सिस को अगर हम प्लेन बना के डालें बीच से, तो उस प्लेन में हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो वही हमारा क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन बन जाएगा। समझ आ गया सबको डायग्राम। सो उसी तरह मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा पी एक्स है, तो इसके लिए जो मेरा नोडल प्लेन बनेगा, जो मेरा नोडल प्लेन होगा, दैट विल बी व्हाट, वाई जेड, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डंबल रखा है, तो मेरा जो नोडल प्लेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई जेड, जो कि आपको ऐसा मिलेगा। मतलब ऐसे अगर मैं हल्का सा ड्रॉ करूं, मतलब ये वाई जेड में ये एक ऐसी आपने सीधा सीधा ये एक प्लेन डाल दिया है, तो ये एक अगर हम प्लेन ऐसे डालेंगे, तो ये प्लेन हमको, ये प्लेन जो होगा, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। समझ रहे हैं ना सब, मतलब मैं 3D तो बना नहीं सकता यहाँ पे, ये जो वाई जेड मैं दिखा रहा हूँ ऐसे सीधे इस, ये जो वाई एक्सिस है इसके अलॉन्ग एक प्लेन रख दीजिए, मतलब एक पेपर रख दीजिए, तो वो वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग एक प्लेन हो जाएगा, जबकि डंबल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो वो बन जाएगा नोडल प्लेन। सिमिलर केस होगा आपका किसके लिए, वाई के केस में। सो अगर मैं वाई के केस में करूँ, इसको हटा ही देता हूँ मैं। सो अगर मैं वाई के केस में करूँ, अब देखो इस बार मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग डंबल रख रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं डंबल रख रहा हूँ, ये मैंने माना है वाई, ये मेरा है एक्स, और ये मेरा है जेड, सॉरी दिस विल बी माई जेड। तो अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो मेरा नोडल प्लेन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, नोडल प्लेन विल बी, कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स जेड, मतलब ये प्लेन जो बनेगा वो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो ऐसे एक हॉरिजेंटली अगर हम दिखा देंगे, जो एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग एक हॉरिजेंटल अगर हम ऐसे प्लेन डाल दें, एक पेपर डाल दें, जो एक्स एक्सिस दिख रही है इसी के पैरेलल बीच में से एक पेपर आप डाल दो, तो आपको वाई जेड को कट कर, मतलब ये जो वाई डंबल हमने दिखा है इसको कट करता हुआ एक प्लेन आ जाएगा, तो उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो दिस इज़ फॉर पी एक्स, दिस इज़ फॉर पी वाई। सो पी वाई के लिए आपको जो नोडल प्लेन मिलेगा दैट विल बी व्हाट, एक्स जेड। समझ गए सब। तो उसी तरीके से हमारा पी जेड के लिए होगा, फॉर, मैं लिख दे रहा हूँ वो सीधा, फॉर पी जेड ऑर्बिटल नोडल प्लेन, एक ही नोडल प्लेन मिलेगा, वो भी नोडल प्लेन विल बी व्हाट, एक्स वाई, एक्स वाई हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा। और ये सारे एक ही एक हैं, क्योंकि नोडल प्लेन आपको पता है, नोडल प्लेन किसके इक्वल होता है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल, सो इट विल बी इक्वल टू 1 फॉर पी। तो एक एक नोडल प्लेन मिलेंगे तीनों के लिए, तो पी एक्स के लिए भी एक नोडल प्लेन मिला विच इज़ वाई जेड, और पी वाई के लिए एक नोडल प्लेन मिला विच इज़ एक्स जेड, एंड पी जेड के लिए एक नोडल प्लेन मिला विच इज़ एक्स वाई, और नोडल प्लेन 1 के इक्वल होगा। इसी तरह स्फेरिकल नोट्स निकालने हैं, तो वो स्फेरिकल नोट्स भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने आपको उसके लिए दिखाया था, अब उसमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए। जो एस के लिए मैंने दिखाया था, एस के लिए मैंने दिखाया था ना कि बीच में यहाँ पे जैसे ये दो ऑर्बिटल्स हैं, डायग्राम दिखाते हैं मैं आपको। ये देखो जो मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये कि बीच में ये जो ब्लैक वाला जो हम ये दिखा रहे हैं डिस्क, यही हमारा नोड होगा, स्फेरिकल नोड हो जाएगा। वैसे ही आपको पी के केस में भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको पी को स्लाइड में दिखाऊँ पी के केस में, तो एस ये देखो ये जैसे दिखा रहा है, देखो ये देखो, दिस इज़ 4p, दिस इज़ 3p 2p, ये 2p का दिख गया एक डंबल। अब ये एक छोटा डंबल है और एक बड़ा डंबल ऊपर हल्का हल्का डॉट डॉट दिख रहा है, तो 3p। इन दोनों के बीच में एक ऐसा छोटा सा जगह होगा जहाँ पे मतलब 3D में एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो हल्का हल्का वाइट में दिख रहा है। तो ये हल्का हल्का हमने ग्रे कलर का या फिर डार्क कर रखा है, तो ये हमारा 1p है, मतलब सॉरी 1p तो आता ही नहीं, 2p है। 2p के बाद जब 3p में जाएंगे तो बीच में एक क्या जाएगा, स्फेरिकल नोड। फॉर्मूला लगाएंगे n-l-1 का, एक स्फेरिकल नोड। फिर उसी तरह देखो यहाँ पे 4p में क्या हुआ, ये दिख रहा है, फिर उसके बाद ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। तो अगर किसी को ये बनाना हुआ तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, स्फेरिकल नोड सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नोडल प्लेन जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा नोडल प्लेन होगा, जो अभी हमने लिखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। इसमें तो पूछेगा नहीं, इसमें केवल यही पूछ सकता है कि 4p के लिए कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड बनेंगे। अब ये तो पूछेगा नहीं कि वो स्फेरिकल नोड कैसा है क्या है, यही पूछेगा कि कितने नंबर स्फेरिकल नोड बनेंगे, तो वो हम फॉर्मूले से बना देंगे n-l-1। और वो एक से आप समझ गए जो मैंने आपको एक समझा दिया है, किसका, इस वाले का। जैसे देखो ये दिखाया है 1s 2s के लिए, इससे ही आप समझ जाओगे। और ये मैंने एस के लिए इसलिए आपको एक बनवा दिया स्फेरिकल नोड का, ये वाला, ये मैंने आपको बनवा ही दिया था स्फेरिकल नोड कि बीच में ये 1s हो गया, 1s के बाद एक वाइट, जो वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको डिस्क, वो हो जाएगा नोड, फिर आ जाएगा 2s। सेम चीज़ आपके लिए पी के लिए भी होगी। पी में एक डंबल रखा है, जैसे देखो ये दिखा है एक डंबल, फिर उसके बाद दूसरा डंबल, और बीच में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे स्फेरिकल नोड बनेगा। समझ गए सब लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप, तो पी ऑर्बिटल का शेप हमने पढ़ लिया कैसा होता है, डंबल शेप में होता है, और उसमें ये डायरेक्शनल होगा नेचर में, क्योंकि डंबल की एक डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के लॉन्ग। और उसमें कौन कौन से नोडल प्लेन्स बनेंगे, एक नोडल प्लेन बनेगा, और कौन सा बनेगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वाई जेड जेड एक्स और फिर एक्स वाई बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पी भी क्लियर हो गया। अब आते हैं डी के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डी सबशेल के लिए। तो देखो बच्चों, डी सबशेल के लिए क्या दिया हुआ है आपको, फॉर डी ऑर्बिटल्स, नीचे स्फेरिकल नोड नोडल प्लेन वही पॉइंट दिया हुआ है जो हमने पहले लिखा है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन एल और स्पेलिकर n-l-1। देखो डी ऑर्बिटल के लिए दिया है, फॉर डी ऑर्बिटल। अब सब लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे पहले, ठीक है, सब लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, फॉर डी ऑर्बिटल दिस। अब इनके ये 5 ऑर्बिटल बनते हैं, आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स, ये जो m की 5 वैल्यू आती हैं L2 के लिए, उसमें 3 dx y z zx और 2 होंगे ये, ठीक है। तो पहले आप डी ऑर्बिटल में वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं सबके शेप बनाता हूँ यहाँ पे। सो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखो डी ऑर्बिटल्स में जो शेप आता है, पहला मैं बात करूँ अगर डी एक्स वाई की, जो तो डी एक्स वाई बनता है वो सिंपली बनेगा कैसा, ये अगर मैंने बोला x, ये मैंने बोला y, और वो होता कैसा है, डबल डंबल। अच्छा सॉरी, ये आपको शायद इसमें लिखा नहीं था, 5 दे हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लिखा है, दे हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, यस दे हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, बट या उसी में आगे आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे हैव डबल डंबल। ये मैंने पहले आपको लिखवाया हुआ है, या शायद नहीं लिखवाया होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की जगह आप लिख लीजिए कि दे हैव डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। समझ गए कौन सी लाइन की जगह, ये इसको कट करके रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो लिखा है, इस लाइन को कट करके आप लिख लीजिए 10 दिया रहा है 5d ऑर्बिटल, दे हैव डबल डंबल शेप, आउट ऑफ द 5 ऑर्बिटल, उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। समझ गए सब। तो इस लाइन को कट करके उसकी जगह डबल डंबल लिखना है। अब ये डबल डंबल हमको रखना है, तो एक्स वाई के केस में ये कैसे रखे होते हैं, ये डायगोनली अरेंज होते हैं,
तो तीन सेम होते हैं। देखो इससे पहले जो अभी आपने लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक जैसे होते हैं। तो ये डबल डंबल रखा है, एक ऐसे रखा हुआ है और दूसरा ऐसे रखा हुआ है, तो ये बनता है डबल डंबल डी एक्स वाई के लिए, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, अब इसी में मैं यहीं पे नॉर्डल प्लेन भी अगर बताऊँ आपको, चलो मुझे नॉर्डल प्लेन बताओ कौन कौन से होंगे। पहले तो बताओ नॉर्डल प्लेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। नॉर्डल प्लेन आ जाएगा एल, और एल की वैल्यू डी के लिए आती है 2, यानी 2 नॉर्डल प्लेन बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे नॉर्डल प्लेन? सो नॉर्डल प्लेन विल बी, देखो अब ये ऐसे रखा है तो एक प्लेन, ये एक पेपर ऐसा रखो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल एक पेपर लेके जाऊंगा तो वो कहीं भी कट नहीं करेगा। उसी तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पेपर लेके जाऊंगा तो कहीं कट नहीं करेगा। तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल पेपर लेके जा रहा हूँ वो प्लेन हो जाएगा वाई जेड, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो पेपर लेके जा रहा हूँ वो बन जाएगा एक्स जेड। सो दो प्लेन बनेंगे, दो नॉर्डल प्लेन बनेंगे, एक होगा वाई जेड एक्स जेड। अब क्या हम यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जब मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो एक एक्स जेड है एक वाई जेड है, एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो एक एक्स जेड है एक वाई जेड है। उसी तरह अगर मैं वाई जेड की बात करूँ तो एक वाई एक्स बन जाएगा एक जेड एक्स बन जाएगा। मतलब एक्स वाई, इसमें एक्स वाई को छोड़ के कौन सा प्रेजेंट नहीं है? जेड, तो जेड दोनों जगह कॉमन आ गया। वैसे ही नॉर्डल प्लेन तो तीन तो सेम बनते हैं, तो डी एक्स वाई वाई जेड, वाई जेड की ज्योमेट्री भी कैसी होगी? डबल डंबल। लेकिन अब देखो इसमें मैं यहाँ पे जेड एक्सिस ऐसे दिखाते हैं, 3D में दिखा नहीं सकते, तो अब मैं जेड को, अब मैं एक्सिस चेंज कर दे रहा हूँ। मैं वाई जेड की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ही वाई ले रहा हूँ और इसको ही जेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सेम एक्सिस नहीं रख रहा हूँ। एक्सिस तो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको ही जेड ले लिया तो अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाई जेड के बीच में होता है। अगर मैं जेड पहले वाले रखूँ, जैसे इस केस में रखा है एक्स वाई, और जेड ऐसे आएगा, तो फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल एक्सिस चेंज कर दिया। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब एक्स वाई की बात होगी तो एक्स वाई प्लेन में जो डायगोनल बनते हैं उसके बीच में आएगा, वाई जेड की बात होगी तो वाई जेड में जो डायगोनल बनते हैं उसके बीच में आ जाएगा। सो ये वाई जेड के केस में बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी नॉर्डल प्लेन तो दो ही आएंगे, और नॉर्डल प्लेन बनेंगे कौन कौन से? चलो मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है, सेम लॉजिक अभी भी लगाओगे, लॉजिक लगा करो। देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन रखो, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन रखो, तो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन जाएगा ये वाला, पैरेलल जो प्लेन जाएगा वो बन जाएगा एक्स वाई, क्योंकि बची हुई एक्सिस है एक्स, और जेड वाले के पैरेलल जो प्लेन जाएगा वो बन जाएगा एक्स जेड। तो ये दो प्लेन होंगे आपके, एक्स वाई एक्स जेड, डी एक्स वाई डी वाई जेड। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाली लाइन देखो लिखा है, आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल 3 डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्रोजेक्ट इन बिटवीन द एक्सिस, तो ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं ये तीनों, एंड अदर टू लाई अलोंग द एक्सिस। तो ये दो समझ में आ गया सबको? चलिए एक्स वाई, तो जेड एक्स का मैं बनाऊँ या जेड एक्स सब लोग बना लेंगे खुद से? सब लोग जेड एक्स खुद से बनाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, एक्सिस जो लेनी है ले लो। आप इसको जेड ले रहे हो, इसको एक्स ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच में आपको जेड एक्सिस, जेड एक्स के लिए दिखा देना है डायगोनली। अब मैंने बना ही दिया खुद, तो अब क्या तुम बनाओगे? नोट कर लो बस चुपचाप, है ना। सो ये बन गया जेड एक्स। नॉर्डल प्लेन, चलिए बताइए नाम क्या क्या आएंगे नॉर्डल प्लेन के? नॉर्डल प्लेन विल बी लाइक व्हाट? एक्स वाई एंड वाई, सॉरी वाई जेड, तो इसको मैं जेड लिखता हूँ, जेड वाई, एक्स वाई एंड जेड वाई। ठीक है, अब बचे दो, एक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये एक्स वाई एक्सिस के साथ ही बनता है, एक्स वाई एक्सिस के साथ ही बनेगा, मतलब ये उनके बीच में नहीं आता, उसी एक्सिस पे लाई करता है। सो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, इसको लिया है मैंने एक्स, इसको लिया है मैंने वाई, so this orbital will be like this, डबल डंबल रखने हैं, डबल डंबल रख दिया, ये एक्स वाई। अब देखो इसमें नॉर्डल प्लेन जो बनेगा वो ये प्लेन्स बनेंगे जो डायगोनली जा रहे हैं, डायगोनली इसी पे एक मैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ डॉट डॉट, इस पे आप एक पेपर रख दो, इस एक्सिस के अलॉन्ग एक पेपर रख दो आप, तो उस प्लेन पे, उस पेपर पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो दीज टू डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? These two dots are representing nodal planes, दो nodal plane, so they are nodal plane।
ये एक्स एंड वाई के अलॉन्ग है, क्योंकि देखो बाकी सब में हमने क्या लिखा था, एक्सिस के बीच में रखे थे डंबल, इस बार ये एक्सिस पे ही डंबल रखे हैं। और यही इससे पहले लाइन भी मैंने आपको लिखा है, उसमें लिखा है कि दीज थ्री डी एक्स वाई डी जेड जेड एक्स प्रोजेक्ट इन बिटवीन द एक्सिस एंड अदर टू लाई अलॉन्ग द एक्सिस। अब चलो नेक्स्ट बनाते हैं लास्ट वन विच इज डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है बोलूँ, लेकिन समझोगे आप तो समझ आ जाएगा। ये तो मैंने लिया, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है, इसमें से अब बाकी एक एक्स ले लीजिए आप, चलो एक्स ले लिया, एक इधर से ड्रॉ कर देंगे वाई। देखो ये बनता है, इसमें क्या एक डंबल दिखाया गया है, और ये जो बीच में मैं दिखा रहा हूँ ना साइड में, दिस वन इज लाइक अ डिस्क, की एक डिस्क रखी हुई है, ऐसा बनता है इसका शेप। एक तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ये डंबल और एक ये डिस्क है, बट ये डिस्क और डंबल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये डिस्क मतलब एक ऐसा समझ लो जैसे डोनट हम खाते हैं ना, जो डोनट, वैसा डोनट जैसा, तो डोनट समझ लो या डिस्क समझ लो कि एक डिस्क रखी हुई है, तो डिस्क ऐसी होगी। बीच में मैं बोल सकता हूँ कि चलो मैंने बोल दिया कि ये डिस्क है, और बीच में हमारा क्या है, बीच में तो ये स्पेस ही रहेगा। वो डिस्क और ये जो है हमारा लोब, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, इस तरीके से इसका शेप होता है। ठीक है, ये बनता है डी जेड स्क्वायर का। तो इसमें जो नॉडल प्लेन बनते हैं वो मैं बना दे रहा हूँ, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, जनरली आपको तीनों का ही, तीन डी एक्स वाई जेड का ही पूछा जाता है। मैं डॉट डॉट करके बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसको आप बिना टच करते हुए बनाइएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैंने टच करके बना दिया है, मेरे से वैसे सही नहीं बनती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ लाइक ये, और एक अगर ये टच नहीं कर रही है डिस्क और ये लोब एक दूसरे को, तो आप एज्यूम करो, थोड़ा सा दिमाग में सोचो, सोच के देखो कि ये डिस्क है, एक बड़ी सी ऐसे डिस्क है इसके चारों तरफ जो इसको टच नहीं कर रही है। तो अगर ये इसको टच नहीं कर रही है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से कोन सा बनेगा, कोन वो 3D में, ये तो मैंने ट्रायंगल दिखाया, कोन समझते हैं ना सब, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। कोन जैसा बनेगा, जो हम आइसक्रीम खाते हैं लाइक दैट, वो जो आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम आती है, वैसा एक कोन बनाएंगे, एक कोन जैसा प्लेन, मतलब प्लेन तो नहीं है, वो एक कोनिक सेक्शन जैसा 3D में आ जाएगा। लेकिन वो ऐसे दो शेप बन सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं भी इसको टच नहीं कर रहे होंगे, कट नहीं कर रहे होंगे। तो इस केस में ये हमारे बनते हैं नॉडल प्लेन वाले। ठीक है, तो नॉडल कोन बोल सकते हैं इनको, ऐसे कोन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इस केस में ये दो बनते हैं, बट यही है कि इसका ना तो हमने कुछ नाम दिया हुआ है ना कुछ और, तो इसको पूछा नहीं जाता। इसीलिए पिछले केस में जैसे ये दिया, इसको हम बोल सकते हैं डायगोनली बिटवीन दिस एक्सिस, तो इसका भी नहीं पूछा जाता। तो जनरली आपका इन तीनों के लिए पूछा जाता है नॉर्मली डी एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, क्योंकि इसमें हमने नॉडल प्लेन डिफाइन किए कि नॉडल प्लेन कौन कौन से बनेंगे। सो नॉडल प्लेन यहाँ वाई जेड जेड एक्स, यहाँ नॉडल प्लेन एक्स वाई एक्स जेड, और उसके बाद यहाँ एक्स वाई जेड वाई। समझ गए सारे। तो नॉडल प्लेन निकालना, नंबर फॉर्मूला याद रखिएगा स्फेरिकल नोड और नॉडल प्लेन निकालने का, और साथ में किस ऑर्बिटल में क्या क्या बनता है। तो आज मैंने एस ऑर्बिटल का शेप पढ़ा दिया आपको, स्फेरिकल होगा, पी ऑर्बिटल डंबल होगा, एंड डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। अब उसके बाद एफ ऑर्बिटल का नंबर आता है। एफ ऑर्बिटल में हमको कुछ नहीं लिखना है। सो एफ ऑर्बिटल के लिए जो हमारा शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, तो एफ ऑर्बिटल का हम सीधा सीधा लिख देंगे एक वर्ड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बनता है इसमें, और बहुत कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जो डी में लिखा हुआ था वो एफ में लिखा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ा जो लोब बनते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। देखो जैसे मैं बोलूँ ये सारे लोब, तो इसमें बन रहे हैं 2 लोब, तो इसको बोलेंगे डबल फोल्ड। इसमें बन रहे हैं 4 लोब डी में, तो ये हो जाएगा कितना, 4 लोब स्ट्रक्चर। वैसे ये बन जाए, इसमें 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 4 डंबल। तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके हमें स्ट्रक्चर और उसका शेप हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ ऑर्बिटल। सो आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पढ़ाया है मैं फिर बोल रहा हूँ, सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। स्फेरिकल नोड क्या होगा, नोड पहली बात तो नोड क्या होता है, फिर स्फेरिकल नोड, और साथ में नोडल प्लेन क्या होते हैं, एंड एसपीडी तक में कहाँ पे नोडल प्लेन कितने बनेंगे किस केस में, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, क्लियर सबको। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए
तो ये आज एक टॉपिक और हमने ख़त्म कर लिया, फिर थोड़ा सा और छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, अगले 2-4 लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारा ये 2-3 लेक्चर में तो हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं। देखो ये ऑर्बिटल का एक डायग्राम था, पी एक्स, कौन कौन से ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और उनके लिए क्या क्या नोडल प्लेन बनेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक। चलो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं आज कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, ट्राई करिए सब लोग, क्वेश्चन देखते ही उसको क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम। सो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 31। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैलियम एटॉमिक नंबर 31। तो उससे पहले का जो हमारी इनर्ट गैस होती है दैट इज़ ऑर्गन 18, करेक्ट। उसके बाद ऑर्गन 18 के बाद हमारे पास आ जाएगा 4s2 3d10 और साथ में 4p1। ये हो जाएगा। पहले तो ये 3d तक, यहाँ 30 तक भर देते हैं, जिंक तक हमने लिखा था, जिंक यहाँ तक मैच करता है, यहाँ से यहाँ तक का जिंक का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक के बाद गैलियम आएगा विच इज़ 4p1, क्योंकि 4s के बाद 3d के बाद 4p का नंबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। सो इसका क्वांटम नंबर पूछा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर हमको निकालना है। सो आंसर विल बी n इज इक्वल टू 4, p है तो l की वैल्यू 0, सॉरी l की वैल्यू 1। सो l की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 1, ठीक है। तो देखो बच्चों l की वैल्यू आ गई हमारी 1, m की वैल्यू हम क्या डालेंगे -1, और क्या होती है 0 + 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको मैंने अगर -1 में दिखा दिया और s दिखा दिया +1 से। तो ऑप्शन में ढूंढता हूँ मेरे पास क्या है, 4n1, तो 4n1 0 हो नहीं सकता, 4n1 +1 +1, तो ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि n4l1 हो गया। तो m -1 से स्टार्ट करो या +1 से, -1 से +1 जाएगी या फिर +1 से -1, और साथ में s मैंने दिखा दिया +8। तो आंसर हम जनरली -1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब m की वैल्यूज़ हम दिखाते हैं कहाँ से, -l2 + l दिखाते हैं जनरली। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे इस केस में आंसर होना चाहिए था -1 0 +1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो जाना चाहिए -1 में। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो +l से -l देख लेंगे, +1, तो हमारा आंसर ये वाला डी हो जाएगा। समझ गया सारे। While writing the following electronic configuration of iron, some rule have been violated. Above Husserl-Pauli exclusion principle. आंसर बताइए इसका क्या होगा। वीडियो पॉज करिए, सोचिए। देखिए पहला तो इसमें ये पेयरिंग कर दी है इसने, पूरा भरने से पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल की पेयरिंग कर दी, तो ऑब्वियसली हुंड्स रूल तो इसने वायलेट कर दिया है, तो हुंड्स रूल का यहाँ पे वायलेशन हो गया। और साथ में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि चारों क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए, जबकि देखो यहाँ पे जब पैरेलल स्पिन कर देंगे, अगर स्पिन पैरेलल हो गई तो दोनों के लिए मुझे एस क्या लिखना पड़ेगा, सेम। अगर मैं एक का एस +½ लिख रहा हूँ तो दूसरे का भी एस +½ तो दोनों का एस +½ या -½ हो जाएगा और चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताता है, जबकि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा है, क्योंकि आर्गन के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जो इसने भर दिया है, और उसके बाद 3d का नंबर आ जाएगा। तो अब बाउ प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, हुंड्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सबकी पेयरिंग इसने पहले कर दी है बिना सबको सिंगली भरे हुए। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, जबकि 2 की स्पिन अगर सेम की तो क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे चारों, क्योंकि एस सब दोनों का सेम हो जाएगा, बाकी एन एल एम तो सेम है ही, तो उस केस में चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। सो आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड, मतलब बी। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कल भी आपको एक करवाया था, 2s2 2p6, दिस विल बी 3s2 3p6 4s2 3d3, दिस इज वेनेडियम 23। द कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका बोल रहा है
एक कंपाउंड है वेनेडियम का जिसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है कितना 1.73। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक 1.73, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.73। bm का मतलब तो आपको पता ही, बोर मैग्नेटॉन यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट के। वन 1.73 में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम आयन इन द कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वेनेडियम आयन का। सो देखो, अब वो कंपाउंड रहा होगा कुछ भी, उसमें वेनेडियम की कोई स्टेट रही होगी, मतलब वेनेडियम प्लस में हो सकता है, वेनेडियम 2+ या क्या रहा होगा, वो हमको निकाल के बताना है। आयन, क्योंकि पूछा है वेनेडियम आयन इन द कंपाउंड, तो आयन के फॉर्म में है, वो कंपाउंड बनाएगा तो आयन बनाया होगा, फिर किसी दूसरे एटम से जुड़ के, एलिमेंट से जुड़ के उसने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। सो वो हमको कैलकुलेट करना है। अब हम देखें कि हमें क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √n n+2 इज इक्वल टू 1.73 और यहाँ से हम स्क्वायर कर दें तो n² + 2n माइनस 1.73 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो दिस विल बी 2.99 जो कि हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा, और उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस में आ गया, तो n² + 2n - 3, सो n² + 3n - n - 3 विल बी इक्वल टू 0। सो n+3 एंड -1 कॉमन कर लिया, n+3, सो n की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 1 आ रहा है। अब अभी मैंने वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया इससे पहले वाले पेज पे, तो वहाँ से हम देखें अगर, तो हमें ये दिख रहा है कि 3s2 3p6, यहाँ तक तो हमारा ऑर्गन हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। साथ में बचा है 4s2 3d3, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो दिस विल बी ऑर्गन, साथ में 4s2, ये तो एक्चुअल वेनेडियम का है, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d3 में 3 इलेक्ट्रॉन, ये रहा होगा, ये तो एक्चुअल में रहा होगा। बट जब उसने कंपाउंड बनाया, तो कंपाउंड बनाने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास है 1, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे तो एक बच जाएगा अनपेयर्ड। लेकिन उस केस में ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 चाहिए तो क्या उसने 2 निकाला होगा, नहीं। ध्यान से समझो इसको, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। सो पहले इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखो, अब मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ AR, साथ में मैं लिख रहा हूँ 3d3 4s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड वेनेडियम D के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब S का मैंने एक निकाला, अगर एक निकाला तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। फिर मैं S के दोनों निकाल दूंगा तो 3 अनपेयर्ड बचेंगे। फिर मैं S के दोनों निकालूंगा, D का एक निकालूंगा तो 2 अनपेयर्ड बचेंगे। तो उस तरीके से मैं S के दोनों निकालूं, D के 2 निकालूं, तब D का एक बचेगा, एक अनपेयर्ड, और मुझे एक ही अनपेयर्ड चाहिए। मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। करेक्ट है। सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, मतलब वेनेडियम एक्चुअली में किस स्टेट में रहा होगा उस कंपाउंड में, 4+ में। तो वेनेडियम एक्चुअली 4+ में रहा होगा, तब वो 4 इलेक्ट्रॉन इन 4 को बाहर निकाल देगा, इन 4 को बाहर निकाल देगा, एक अनपेयर्ड बच जाएगा जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आएगा। तो एक्चुअली में मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन देखूँ तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये D में से 3 में से 2 गए तो एक बचा, तो ये 3d1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3d1। समझ में आया सब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया था एक अनपेयर्ड चाहिए, लेकिन एक अनपेयर्ड का मतलब केवल मैं यहाँ से 2 अगर डायरेक्ट निकाल देता तो एक अनपेयर्ड बचता। वही गलती करते हैं, निकालने के लिए सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालिए, देन उसके बाद अंदर आइए तो 3d1 में, तो वेनेडियम 4+ बन जाएगा। समझ गया सारे? दिस विल बी आंसर, वेनेडियम 4+, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया उसमें ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ,
होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे ये देखना है सबको ये समझ में आया कि नहीं। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, फिर किसके पास कितने अनपेयर्ड बचे हैं वो देखना है, और फिर फॉर्मूला लगाना है √n+2 का, और मैग्नेटिक मोमेंट चारों का निकालना है, और फाइंड आउट करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। देखो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन क्या बोला है आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO2+ हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर L+1। तो पहले CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एटॉमिक नंबर 27 सब ने लिखा था, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ AR कंडेंस फॉर्म में, साथ में 4s2 3d7, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है CO2+, तो आउटर मोस्ट से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो CO2+ विल बी लाइक AR ऑर्गन जो कि 18 होगा, साथ में 3d7। अब 3d7 का अगर मैं d7 दिखाऊं, बट उस d7 को दिखाना नहीं, L1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा है। L1 का मतलब किसकी बात कर रहा है, p सबशेल की। तो अब इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, या फिर ऑर्गन में सबको पता है, अगर मैं इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो मेरे पास CO2+ आ जाएगा, कितना, मेरे पास जो CO2+ आ जाएगा, मैं आर्गन की जगह पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो मैंने निकाल ही दिया, 3d7। तो L1 मतलब p सबशेल, तो p के ये और p के ये, तो 6 6 12 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी आंसर। Which of the following may represent the possible quantum number for the last electron of gallium? ये तो मैंने शायद अभी करवाया ना आपको, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम, हाँ, पॉसिबल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये तो मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर यहाँ तक हो गए क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट सब लोग पूरा अच्छे से देना, और मैंने बोला था वेडनेसडे की क्लास तक का पूरा सिलेबस आएगा, और एक्चुअली मैंने क्वांटम नंबर तक के डाले हैं क्वेश्चन, तो सब लोग वहाँ तक अच्छे से पढ़ के देंगे एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, बाय।